वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन में। ये जून मंथ का 4th पार्ट रहेगा और काफ़ी ज़रूरी पार्ट रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़रूरी न्यूज़ जो है हमने डिस्कस करी हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, ये है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स से। देखिए ये बहुत ज़रूरी इंडेक्स होता है और हर साल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का कितना रैंक जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रहा। तो पहली बात ये देखिए कि ये जो इंडेक्स होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है अभी जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है जारी किया गया। और इंडिया में इसका रैंक कितना आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रैंक कितना किया, 129। हम 2 रैंक जो है नीचे गिर चुके हैं। लास्ट ईयर जो है हमारा जो रैंक था वो 127 था, हम 2 रैंक जो है नीचे और डाउन आए हैं। देखिए ये जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, इसमें जो है जो जेंडर इक्वलिटी है उसको शो किया जाता है कि किसी एक काम के लिए मेल को कितना पैसा मिलता है और फीमेल को कितना मिलता है। तो ये जो जेंडर इक्वलिटी है इसको ये शो करता है। देखिए इंडिया का रैंक जो है टोटल कंट्री 146 में से इंडिया का रैंक जो है 129 है। लास्ट ईयर जो था 127 था, हम 2 रैंक और नीचे गिरे हैं जेंडर इक्वलिटी में। यानी इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में किसी विशेष कार्य के लिए जो मेल को पैसा मिलता है वो फीमेल को नहीं मिलता है, तो जेंडर इनक्वालिटी नहीं है। तो ये जो इंडेक्स है ये शो करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और इसमें अगर हम बात करें तो टॉप 1 कंट्री कौन है, तो इसमें टॉप कंट्री है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है टॉप रही है। अगर हम टॉप 5 कंट्री की बात करें तो उसके बाद आती है फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। ये टॉप 5 कंट्री हैं और इसमें सबसे टॉप में कंट्री कौन सी रही, आइसलैंड। नंबर 1 पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इंडिया का कितना रैंक आया, लास्ट ईयर से कितना हम नीचे गए हैं ऊपर गए हैं, तो हम 2 रैंक नीचे गए हैं। ठीक है, इंडिया का करंटली इस साल का जो रैंक आया है वो 129 है। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि भाई इस इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सी रही जिसमें जेंडर इनक्वलिटी है, वहाँ पे जेंडर गैप नहीं है। ठीक है, तो वो है आइसलैंड। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे नीचे कौन सी कंट्री है, तो सबसे नीचे जो है जेंडर गैप में सबसे जो लास्ट रैंक आया है वो आया है स्वीडन का। इसी में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का रैंक कितना है, तो पाकिस्तान का रैंक जो है 145 है, यानी दूसरे नंबर पे नीचे से जो पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में भी मेल और फीमेल को जो है वो बराबर जो है किसी काम के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो चले अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए अगली न्यूज़ भी जो है वो एक इंडेक्स से है और ये भी काफ़ी ज़रूरी इंडेक्स है। पहली बात कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, ये इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, कि कौन सी कंट्री पीसफुल कंट्री है जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं है, तो इसे जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा। इसे जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस के द्वारा। तो इन्होंने अभी जारी किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 और इंडिया ने इस पर रैंक किया है 116। टोटल कंट्री इसमें थी, अगर हम बात करें कि टोटल कंट्री कितनी थी, 163। इंडिया का रैंक 163 में से कितना आया, 116। तो इंडिया भी काफ़ी पीसफुल कंट्री नहीं मानी गई है इस इंडेक्स के द्वारा। अगर हम बात करें मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, देखो आपने एक तो इंडिया का रैंक याद रखना है कि इंडिया का जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक कितना आया है, तो इंडिया का रैंक आया 116। ठीक है, टोटल कंट्री कितनी थी, 163। इसमें से याद रखना है कि मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो वही कंट्री है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप करी है, वही कंट्री है। ठीक है, आइसलैंड। ठीक है, और सबसे अगर हम बात करें कि लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, तो यमन जो है सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है। और इसके अगर हम बात करें इसके आगे कौन है, स्वीडन है, साउथ सूडान है, अफगानिस्तान है, यूक्रेन है। यूक्रेन में भी अभी वॉर चली हुई है, तो ये पीसफुल कंट्री है नहीं है। सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है, आइसलैंड। ठीक है, और इंडिया का रैंक कौन सा है, 116। तो ये दोनों जो इंडेक्स है ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। एक तो मैंने आपको बताया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 129वां आया है, लास्ट ईयर 127वां था। अगर हम दूसरे इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इंडिया का रैंक इसमें कितना आया, इंडिया का रैंक इसमें 116वां आया। टोटल कंट्री इसमें थी 163, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एक एक्सरसाइज से है। ठीक है, तो 8th एडिशन फॉर जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है जिम्पेक्स 24 वो स्टार्ट हो चुकी है।
ठीक है, ये जापान में स्टार्ट हुई है। इंडिया का आईएनएस शिवालिक जो है इसमें गया है और ये हो रही है योकोसुका जापान में। तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दोनों देश की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये जो जिम्पेक्स 24 है ये किन दो देशों के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इंडिया और जापान के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज है जो अभी स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करें 7वें एडिशन की, जो इसका 7वां एडिशन यानी पिछले साल का जो एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का, ये कहाँ हुआ था? तो ये विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ था। ठीक है, 2023 का जो ये एडिशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। अगर हम बात करें इंडिया और जापान के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो एक होती है मालाबार। ये मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। और इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? तो एक तो इंडिया है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार नाम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जापान के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? तो एक मालाबार है, एक जिम्पेक्स है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं जो अभी स्टार्ट हुई है, एक शिनियो मैत्री है, ये एयरफोर्स की जापान और इंडिया की एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और एक है धर्मा गार्डियन, ये उनकी आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो साथ में आप ये भी याद रखेंगे और याद रखेंगे कि जिम्पेक्स 24 जो है वो जापान और इंडिया की एक नेवल एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया ने डिप्लॉय किसको किया है? आईएनएस शिवालिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई से। अब आरबीआई को एक अवार्ड मिला है, आरबीआई को अवार्ड मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का। और ये अवार्ड किसने दिया है? ये दिया है लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने। तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने आरबीआई को अवार्ड दिया। अवार्ड का नाम है बेस्ट रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, बस इतना याद रखना है। इसकी अगर हम बात करें ये सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। हमें ज़रूरी क्या है? हमें ज़रूरी है आरबीआई। आरबीआई के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1934 में अंडर था आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। तो याद रखेंगे आरबीआई एक वैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक नहीं है। वैधानिक संस्था वो संस्था होती है जो एक किसी कानून के तहत स्थापित होती है। तो आरबीआई स्थापित हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके लिए रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो इसके लिए एक कमीशन बना था 1924 में। इस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, इसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये इंडिया जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज्ड कर दिया गया और इसे भारत का सेंट्रल बैंक बना दिया गया। ठीक है, अभी करंटली अगर हम बात करें तो ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। और आरबीआई को कौन सा अवार्ड मिला है? आरबीआई को मिला है बेस्ट रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और किसने दिया है? लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड की दो जगह, ये काफ़ी फेमस जगह है, जोशीमठ। जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। ठीक है, वहाँ का नाम अभी चेंज हो गया है और उसका नाम क्या रखा? ज्योतिर्मठ। एक और जगह है वहाँ पे कोशिया कटोली इस नाउ कैंची धाम। तो कोशिया कटोली का नाम अब क्या हो गया है? कैंची धाम। कैंची धाम एक काफ़ी फेमस जगह है, आपको इसके बारे में पहले ही पता होगा। तो आपने याद रखना है कि भाई उत्तराखंड की इन दो जगह का नाम अब क्या है। ठीक है, उत्तराखंड के अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये इनकी जगह का नाम बदल दिया गया है। उत्तराखंड ने जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ और कोशिया कटोली का नाम श्री कैंची धाम कर दिया है। बस इतना आपने याद रखना है मोटा मोटा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी ज़रूरी एक न्यूज़ है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो बनेंगे हमारे नेक्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ। तो ये हमारे नेक्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ होंगे। अगर हम बात करें करंट में कौन है, तो करंट में जो है वो जनरल मनोज पांडे जो है वो करंट में है।
ये रिटायर हो रहे थे मई 31 को, बट इन्हें 1 मंथ का एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। और अभी ये रिटायर होंगे 30 जून को। तो 30 जून को हमारे जो नए चीफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, इनका नाम होगा उपेंद्र द्विवेदी। तो ये अभी अनाउंस कर दिया गया है कि ये हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ बनेंगे, ठीक है। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो ये 3 ईयर में होता है या फिर उनकी एज 62 हो जाए, जो भी पहले होगा वो उनका टेन्योर माना जाएगा। यदि व्यक्ति 62 साल का हो जाता है तो उनका टेन्योर समाप्त माना जाएगा, या फिर उन्हें अपने पद पे 3 साल हो जाए तो उनका टेन्योर समाप्त माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है असम से। असम ने एक स्कीम लॉन्च करी है। असम के सीएम ने जो है एक स्कीम लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज। तो देखिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए और बच्चियों की जो बाल विवाह जैसा है उनको रोकने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, असम सरकार के द्वारा, निजुत मोइना स्कीम। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये स्कीम अभी लॉन्च करी है। इसके तहत जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो क्लास 11 और 12 की हैं, उनको मंथली जो है 1000 रुपया दिया जाएगा। 1000 रुपया उन्हें दिया जाएगा। और जो ग्रेजुएशन कर रही हैं उनको 1250 दिया जाएगा, ठीक है। जो डिग्री स्टूडेंट्स हैं उनको 1250 दिया जाएगा। और जो पीजी कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, उन्हें 25 रुपया मंथली दिया जाएगा। बट साथ में याद रखेंगे कि ये स्कीम केवल जो है वो अनमैरिड लड़कियों के लिए है, क्योंकि साथ में हमने बाल विवाह, बच्चियों के विवाह को भी रोकना है। परंतु जो लड़कियां पीजी कर रही हैं और शादीशुदा हैं उनके लिए स्कीम ये रहेगी, यानी पीजी तक के लिए ठीक है, और पीजी से कम के लिए अनमैरिड ही चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि निजुत मोइना स्कीम, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम जो है ये किस राज्य ने अभी हाल ही में लॉन्च करी है, और इसका एम क्या है, टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो है साहित्य अकादमी से। साहित्य अकादमी ने अनाउंस किए हैं युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के विनर्स को, ठीक है। युवा पुरस्कार जो है वो 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 24 लैंग्वेज के जो लिटरेचर्स हैं उनको दिया जाता है। अभी ये 23 भाषाओं में जो है उसके लिए अवार्ड जो है अनाउंस कर दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए अभी जो है विनर्स अनाउंस नहीं हुआ है। अगर हम बात करें इंग्लिश कैटेगरी में युवा पुरस्कार किसे दिया गया, तो इनका नाम है के वेंशाली, ठीक है। और इनकी रचना होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डायनेस इन इंडिया के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। वहीं बात करें तो हिंदी कैटेगरी में जो युवा पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, इनका नाम है गौरव पांडे, और इनकी जो रचना है, जो पोइट्री की कलेक्शन है, इनका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इनके लिए इन्हें युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें बाल साहित्य पुरस्कार की, तो बाल साहित्य पुरस्कार भी इंग्लिश और हिंदी कैटेगरी के लिए दिया गया। इसके अलावा और लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, बट हम हिंदी और इंग्लिश को ही याद रखेंगे, एग्जाम में ज़्यादातर वही जरूरी रहता है। तो जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो इंग्लिश कैटेगरी के लिए मिला है नंदिनी सेनगुप्ता को। नंदिनी सेनगुप्ता को ये अवार्ड मिला है, और इनकी रचना जो थी वो थी हिस्टोरिकल फिक्शन द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इनकी एक रचना थी। ये बच्चों के लिए कहानियाँ, जैसे बच्चों के लिए जो लिटरेचर होता है उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। हालांकि इन्हें बड़े ही बनाते हैं, बट बच्चों के लिए ये डेडिकेटेड होता है। वहीं बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी का जो बाल साहित्य पुरस्कार मिला है वो मिला है देवेंद्र कुमार को, और इनकी जो कलेक्शन है वो है चिल्ड्रंस स्टोरीज 51 बाल कहानियाँ, ठीक है, 51 बाल कहानियाँ, ठीक है। इनके लिए इन्हें जो बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है। तो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर्स के लिए ही आपने याद रखना है मोटा मोटा साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार हैं वो किसे मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एक अवार्ड की, और ये विनोद गंतारा, ठीक है, विनोद गंतारा बिकम फर्स्ट इंडियन टू ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है कि विनोद गंतारा जो है वो फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगर हम इनकी बात करें तो ये चिल्ड्रंस फिल्म मेकर हैं,
इनका नाम मैंने बताया, विनोद कंतारा, ठीक है। इन्हें साउथ अफ्रीका का प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। साथ में मुझे बताइएगा कि जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे का आंसर करिएगा कि जो नेल्सन मंडेला फॉर द हेल्थ प्रमोशन जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन किया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन वो किस को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ नहीं है बट मैंने ले लिया है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इनॉग्रेट किया प्रेरणा स्थल, ठीक है। प्रेरणा स्थल पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो जो हमारी पार्लियामेंट बनी है, नई पार्लियामेंट बनी है, उनके कॉम्प्लेक्स में जो है एक प्रेरणा स्थल जो है अभी हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो स्टैचू हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है कि प्रेरणा स्थल जो है वो कहाँ है, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट के हाउस कॉम्प्लेक्स में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से है। तो मुंबई 80th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है वो जो फिल्म मेकर हैं, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं, इनका नाम है श्री सुभा नालामुथु। इनको जो है अवार्ड दिया गया डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, ये अवार्ड दिया गया मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक है। वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। तो ये किसे मिला है आपने याद रखना है, श्री सुभा नालामुथु को ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है। देखिए मुंबई का जो ये जो फिल्म फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये शेड्यूल हुआ 15 जून से 21 जून तक ये चला। और इसमें जो फर्स्ट ओपनिंग फिल्म थी, ओपनिंग फिल्म जो थी इसका नाम भी आप याद रखेंगे, इसका नाम है बिली एंड मोली, ठीक है। बिली एंड मोली एंड अनदर लव स्टोरी, ठीक है। तो इसे जो है ओपनिंग फिल्म जो है वहाँ पे दिखाया गया मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ओपनिंग फिल्म कौन सी रही, इसका नाम है बिली एंड मॉली, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे और साथ में ये भी याद रखेंगे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, मुंबई। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो यूएन से है। यूएन ने अभी जो है डिसाइड किया है कि 2025 को ऑब्जर्व करेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में। The UN said 2025 will be the designated International Year of Quantum Science and Technology। तो आपके लिए ये जरूरी क्वेश्चन है कि यूएन ने 2025 को किस ईयर के रूप में ऑब्जर्व करना है। तो 2025 को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में, ये यूएन के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, एक डे से रिलेटेड है ये। 14 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 जून को। इस साल की थीम क्या रही, तो इस साल की थीम रही 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो ये इसकी थीम थी और इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ऑब्जर्व किया जाता है 2005 से। किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हर साल हम 14 जून को ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में, ओके। तो आप याद रखेंगे कि इस साल की थीम क्या रही और कब ये डे सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, ओके। तो चलिए अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी न्यूज से है। व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024। तो थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो इसकी 14 जून को हम ब्लड डोनर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ नेशनल ज्योग्राफी डॉक्यूमेंट्री विल किक ऑफ द स्क्रीनिंग एट द 80th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म कौन सी रही, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है बिली एंड मोली एंड अदर लव स्टोरी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विनोद गंतारा। साथ में मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि नेल्सन मंडेला फॉर द हेल्थ प्रमोशंस ये अवार्ड किसे दिया गया है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 बाय द सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस। तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने किसे बेस्ट रिस्क मैनेजर अवार्ड दिया 2024 का, तो ये मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द बाल साहित्य पुरस्कार इन द इंग्लिश राइटर। तो देखिए बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो इंग्लिश के लिए किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा नंदिनी सेनगुप्ता को। नंदिनी सेनगुप्ता को जो है इसके लिए ये बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया हमारी साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज बीइंग ऑनर्ड विद द BS शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 80th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो राइट आंसर है श्री सुबा नालामुथु को जो है 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निजुत मुइना स्कीम। तो किस स्टेट ने लॉन्च करी है निजुत मुइना स्कीम। ठीक है, मैंने बताया था कि ये स्कीम जो है बच्चों को पढ़ाने और बच्चों की शादी को रोकने के लिए ये स्कीम जो है असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द ऑनर्ड विद युवा साहित्य पुरस्कार 2024। ठीक है, तो युवा साहित्य पुरस्कार जो है वो किसे मिला, किसके लिए, होमलेस एंड ग्रोइंग डेलिसिक इन इंडिया। तो ये मिला है, ये किसको मिला है, तो ये मिला है के वंशाली को। के वंशाली को जो है युवा साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया उनकी इस रचना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर इज 14th जून। आंसर इज 14th जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन, ये देखिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो नेक्स्ट चीफ इंडियन आर्मी के कौन होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ बनाए जाएंगे। 30 जून को हमारे जो आर्मी चीफ है वो रिटायर हो रहे हैं, उनका स्थान ये लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़रूरी है, आप इस क्वेश्चन को डेफिनेट किसी न किसी एग्जाम में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया गया, इंडिया का रैंक इसमें कितना है। तो इंडिया का रैंक इसमें कितना है भाई, इंडिया का रैंक इसमें 129th रैंक है और लास्ट ईयर 127th रैंक हमें मिला था इस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, होप सो कि आपको ये अच्छा लगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।